नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, बीकॉम सेकेंड ईयर EFM पेपर सेकंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस है। उसमें हम लोग एक्सचेंज कंट्रोल को लेकर उसके डायरेक्ट मेथड्स हैं उसको डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आपके कुछ यूनिलेटरल मेथड्स आते हैं, कुछ बायलेटरल्स और मल्टीलेटरल्स मेथड्स आते हैं, जिनको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज यहाँ पे दो टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। एक तो इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल और सेकंड एविल्स और डेंजर्स ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल, जिसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल, यानी गवर्नमेंट है वो इनडायरेक्टली कौन कौन से मेथड्स यूज़ करती है। जिसमें नंबर 1 आता है चेंज इन बैंक रेट, बैंक दर में परिवर्तन। ये दो केस में हो सकता है, एक तो जब आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डाउन जा रही हो, डिक्रीज हो रही हो, और दूसरा जब आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू अप यानी इंक्रीज जा रही हो। तो जनरली डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या इंडिया जैसी कंट्री है, उनके साथ में प्रॉब्लम अपनी डोमेस्टिक वैल्यू कम होने की ज़्यादा रहती है। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, RBI है वो बैंक रेट को इंक्रीज कर देता है। बैंक रेट इंक्रीज होती है, सिमिलरली जो सिंपल इंटरेस्ट रेट्स होती हैं वो भी इंक्रीज हो जाती हैं, और वो आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती है। और जैसे ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट होता है, आपके पास में फॉरेन करेंसी का स्टॉक है वो इंक्रीज हो जाता है। तो एक तो ये करा जा सकता है कि बैंक रेट है उसको इंक्रीज कर दिया जाए, वो अप हो जाए, और आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डाउन जा रही है उसको मेंटेन किया जा सकता है। अगर डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू ज़रूरत से ज़्यादा इंक्रीज हो रही है तो उस केस में बैंक रेट को डिक्रीज कर फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको एक टाइप से डिमोटिवेट करा जा सकता है। बट इंडिया जैसे कंट्री में प्रॉब्लम है वो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम होने की है, न कि ज़्यादा होने की, और उस केस में बैंक रेट को इंक्रीज करा जाता है। फिर सेकंड आता है इसमें कोटा सिस्टम, अभ्यंश व्यवस्था। इसमें क्या होता है, आपका एक कोटा है, सर्टेन कोटा डिसाइड कर दिया जाता है, यानी आप पर्टिकुलर कमोडिटी है उसका कितना इंपोर्ट कर सकते हैं, कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये भी जनरली अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उसमें प्रॉब्लम आती है कि वहाँ के इंपोर्ट हैं वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा होते हैं। तो इंपोर्ट कोटा है वो डिसाइड करा जाता है जनरली अपन देखें तो एक दूसरी व्यवस्था है वो आपके कोटा सिस्टम को अडॉप्ट करने को लेकर के होती है। फिर थर्ड इसमें आता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, आयात निर्यात नीति। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है वो इन जनरल हर एक कंट्री में बनाई जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में अपन बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रेम करती है, जिसे ट्रेड पॉलिसी भी बोलते हैं, और जनरली 5 ईयर्स के लिए बनाई जाती है। बीच बीच में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें अमेंडमेंट्स हैं वो भी करे जाते हैं। तो उसमें आपको एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है, उसके लिए कौन कौन से मेजर्स यूज़ करे जा सकते हैं, और इंपोर्ट है उसको डिक्रीज़ करना है या मेंटेन करना है, उसके लिए क्या किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें डिसाइड होती है। और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हैं उसमें इंक्रीमेंट आना या वो डिक्रीज होना दोनों अपने आप में एक्सचेंज कंट्रोल का एक पार्ट बन जाते हैं। फिर फोर्थ आता है टैरिफ पॉलिसी, प्रशुल्क नीति। इसमें क्या होता है, जैसे इंपोर्ट करा जाता है तो उस पर हाई टैरिफ्स हैं वो इम्पोज कर दिए जाते हैं, तो जो आपकी एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो रही थी उसको मेंटेन करा जा सकता है। ऐसे ही एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो रही है तो उस केस में एक्सपोर्ट है उस पर हाई ड्यूटीज़ हैं वो इम्पोज करी जा सकती है। यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के थ्रू आपके टैरिफ पॉलिसी है उसको अडॉप्ट करा जाता है, टैरिफ रेट्स हैं उनको रिवाइज करा जाता है। और लास्ट इसमें आता है रेगुलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस करा था, यानी फॉरेन ट्रेड है उसके ऊपर डिफरेंट रेगुलेशंस हैं वो लाए जाते हैं। जैसे ट्रेड पॉलिसी में डिफरेंट प्रोविजंस होते हैं, अब आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड पॉलिसी है उसमें अमेंडमेंट कर दिए जाते हैं, या फिर कंप्लीट इंपोर्ट है उसको रेगुलराइज कर देना, उस पर रेगुलेशंस को इम्पोज कर देना। यानी आप एक सर्टेन लेवल पे कोटा भी डिसाइड कर दिया, टैरिफ्स भी इम्पोज कर दिए, फिर किसी पर्टिकुलर टाइम पे ट्रेड को कंप्लीटली बैन भी करा जा सकता है, उसके पार्शियली इंपोर्ट को बैन करा जा सकता है, पार्शियली एक्सपोर्ट को बैन किया जा सकता है। तो ये कुछ इसके इनडायरेक्ट मेथड्स हैं या इनडायरेक्ट तरीके हैं जिनके थ्रू एक्सचेंज कंट्रोल है वो करा जाता है। अब एक कॉइन के दोनों पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक्सचेंज कंट्रोल करने के कुछ अपने आप में बेनिफिट्स या इंपॉर्टेंस या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब एक्सचेंज को कंट्रोल करा जाता है तो उसके कुछ लॉसेज, एविल्स या डेंजर्स भी होते हैं, यानी उसके दोष या हानियां क्या क्या होती हैं उसको देख लेते हैं।
जिसमें सबसे पहला आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संकुचन। जब आप एक्सचेंज कंट्रोल करते हैं तो कुछ पार्ट में इंपोर्ट पे रोक लगाई जा सकती है, एक्सपोर्ट पे रोक लगाई जा सकती है। दोनों ही केस में आपका इंटरनेशनल ट्रेड है वो कम होता है। आप इंपोर्ट रोकते हैं तब भी उतना ही आपका इंटरनेशनल ट्रेड है वो कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट रोकते हैं उस केस में भी आपका इंटरनेशनल ट्रेड है वो कम हो जाता है। तो वो कॉन्ट्रैक्शन लेके आते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में या उसे कम कर देते हैं। फिर सेकंड इसमें आता है बैरियर्स टू स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण में बाधा। जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसके पीछे का एक मोटिव है वो आपका स्पेशलाइजेशन भी होता है। मान लीजिए इंडिया है वो जूट का एक्सपोर्ट करता है, बांग्लादेश है वो जूट का एक्सपोर्ट करता है, फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया की अच्छी है जिसमें एक्सपोर्ट करे जाते हैं। बट कुछ चीज़ें हैं जैसे नेचुरल ऑयल हो गया, पेट्रोल डीजल हो गए, ये सारी चीज़ें इंडिया को इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो ये आपके जो खाड़ी देश हैं उनका स्पेशलाइजेशन है, जूट हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ये इंडिया का स्पेशलाइजेशन है। अगर आप एक्सचेंज कंट्रोल करते हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट को कंप्लीट रेस्ट्रिक्ट करते हैं या पार्शियली उस पर रेस्ट्रिक्शन इंपोज करे जाते हैं, दोनों ही केस में किसी भी कंट्री का स्पेशलाइजेशन है वो रुक जाता है, उसमें एबोलिशमेंट आते हैं या बैरियर्स आने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आता है एबोलिशन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। आईटी का मीनिंग यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड से है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों की समाप्ति। जितने भी एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स जो इंटरनेशनल ट्रेड में इंगेज होते हैं, इंपोर्ट बैन होता है तो वो अपने बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना कम कर देगा, एक्सपोर्ट बैन होते हैं तो एक्सपोर्टर्स हैं उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। दोनों ही सिचुएशन में इंटरनेशनल ट्रेड से मिलने वाला प्रॉफिट है वो कम हो जाता है या फिर बिल्कुल अबोलिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है बैरियर्स टू इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधा। अब कोई भी कंट्री जानबूझकर अपनी एक्सचेंज रेट को डिक्रीज या इंक्रीज करता है तो उस केस में डेफिनेटली आपके कैपिटल इनफ्लो एंड आउटफ्लो जो फॉरेन कैपिटल होती है उन दोनों पे इसका इम्पैक्ट आता है। अगर आपने एक्सचेंज रेट है वो सपोज इंक्रीज हो रही है तो आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस अच्छे खासे हो जाते हैं, रीजन बिंग $1 की एवज में ज़्यादा रुपए उसको मिलते हैं। बट सिमिलरली जब आपकी एक्सचेंज रेट डिक्रीज जा रही है तो आपके यहाँ से इन्वेस्टमेंट है वो कम होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि आप अब सपोज इन्वेस्ट करते हैं तो उसके एवज में डॉलर तो आपको अच्छा मिलता है बट रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे उस केस में आपको लॉस होता है। तो दोनों ही केस में चाहे वो इंपोर्ट बैन करे जाए, चाहे एक्सपोर्ट बैन करे जाए, चाहे जानबूझकर आपकी एक्सचेंज रेट है उस पर रेगुलेशन इम्पोज करा जाए, दोनों ही केस में आपका इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है उसमें कहीं ना कहीं बैरियर है या एबोलिशमेंट है वो आना स्टार्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है इंक्रीज इन ट्रेड साइकिल, व्यापार चक्रों में वृद्धि। ट्रेड साइकिल्स आती क्यों है डिफरेंट टाइम्स पे, जैसे आज की डेट में मान लीजिए यूएसए में, चाइना में इकोनॉमिक स्लो डाउन है तो उनके साथ में इंडिया के भी अच्छे खासे इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं। जैसे इंडिया हाईएस्ट एक्सपोर्ट है वो यूएसए को करता है और इंडिया का इंपोर्ट हाईएस्ट है वो चाइना से होता है। दोनों ही केस में वहाँ का इकोनॉमिक स्लो डाउन है उसका इम्पेक्ट आपके ऊपर भी आता है। अब मान लीजिए आपने ट्रेड को बैन कर दिया, ना ही आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना ही आप इंपोर्ट कर रहे हैं, दोनों ही केस में आपको अपनी कंट्री पे डिपेंड होना पड़ता है। अब मान लीजिए कोई सेक्टर ऐसा है जो आपको कंप्लीट प्रोडक्ट या गुड्स है या सर्विसेज है उनकी सप्लाई नहीं कर पा रहा है तो डेफिनेटली धीरे धीरे आपकी इंडस्ट्री है वो ट्रेड साइकिल्स में जाने लग जाती है। जैसे माना जाता है कि एवरी 8 ईयर्स में एक साइकिल है वो चेंज होती है, चाहे वो ग्रोथ की फेज होती है उससे बूम पे जाना, बूम से रिसेशन पे आना या रिसेशन से डिप्रेशन पे आना, या 8-8 साल में चेंजेस इसमें देखने को मिलते हैं। कई बार 7 ईयर्स में होता है, कई बार 10 ईयर्स में हो जाता है, ऑन एन एवरेज 8 ईयर्स माना जाता है। बट जब आप जानबूझकर इंटरनेशनल ट्रेड में बैरियर लेके आते हैं या एक्सचेंज कंट्रोल करते हैं तो वो साइकिल्स ज़्यादा आने के चांसेस हैं डोमेस्टिकली हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आता है एक्सपेंसिव सिस्टम, खर्चीली व्यवस्था। जनरली होता क्या है, जो कोई कंट्री आपकी एक्सचेंज को कंट्रोल करना चाहती है तो वो फॉरेन करेंसी की बाइंग और सेलिंग करती है अपने जो बैंक होता है, रिजर्व बैंक हो गया या आपका सेंट्रल बैंक है उसके थ्रू। उस केस में क्या होगा, बार बार आपको डॉलर है या दूसरी करेंसी उनको सेल आउट करना, कई बार उसको आपको परचेज करना पड़ जाता है। दोनों ही सिचुएशन में लॉस है वो डोमेस्टिक कंट्री को होती है और बार बार आरबीआई के थ्रू इसमें ट्रेडिंग करी जाती है जो आपके लिए एक एक्सपेंसिव सिस्टम बन जाता है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है लॉस टू कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं को हानि।
अब जानबूझकर मान लीजिए इंडिया में लग्जरियस आइटम है वो आपको इंपोर्ट करने पड़ते हैं, या कुछ अदर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं वो आपको इंपोर्ट करने पड़ते हैं। इंपोर्ट को बैन कर दिया जाए तो उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है वो कंज्यूमर्स के लिए नहीं रह जाती है। एक लॉस तो उनको ये हो जाता है। दूसरा, आप हैवी टैरिफ्स उन पे इम्पोज करते हैं तो वो प्रोडक्ट है वो कॉस्टलियर हो जाता है, महंगा हो जाता है। इसका लॉस है वो भी कंज्यूमर्स को होता है। तो जानबूझकर एक्सचेंज कंट्रोल करा जाता है, उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं वो आपके कंज्यूमर्स पर भी आता है। फिर नेक्स्ट आता है बैरियर्स टू बायलैटरल ट्रेड, बहुपक्षीय व्यापार में बाधा। अब इसे बायलैटरल बोल सकते हैं या मल्टीलैटरल भी बोला जा सकता है। जैसे इंडिया और यूएसए का ट्रेड होता है, मान लीजिए जानबूझकर आपने करेंसी की वैल्यू को कम कर दिया या फिर करेंसी की वैल्यू को जानबूझकर इंक्रीज कर दिया, और मान लीजिए आप दोनों ही कंट्री हैं वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मेंबर नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, दोनों का ट्रेड है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये तो हो गया बायलैटरल। अब मान लीजिए इंडिया 20 अदर कंट्रीज के साथ में इंगेज है और उनके साथ में भी एक्सचेंज रेट अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करता है, तो वहां पे मल्टीलैटरल ट्रेड है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट हो जाता है। और इसमें लास्ट आता है लॉन्ग टर्म डिसइक्विलिब्रियम, दीर्घकालीन असाम्य। ये इसलिए होता है, एक बार के लिए आपने मान लीजिए एक्सचेंज रेट्स हैं उनको कंट्रोल कर लिया, अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना आपने स्टार्ट कर दिया, बट अल्टीमेटली आपको इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो करने पड़ेंगे। उस सिचुएशन में आने के बाद में अचानक से जो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड है या बैलेंस ऑफ पेमेंट है, दोनों में डिसइक्विलिब्रियम आता है और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए आता है, तो वो सिचुएशन भी एक टाइप से लॉस मेकिंग सिचुएशन बन जाती है। तो आज के इस वीडियो में दो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करे हैं, एक तो इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल और सेकंड डेंजर्स और एविल्स ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल। यहाँ पे इस टॉपिक के साथ में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।